एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बॉडी में हर सेल के पास भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं ना। प्रोसेस कैसे होता है वो आज आप डिटेल में स्टडी करेंगे। साइट ऑफ एक्सचेंज, कहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है? मेन साइट इज़ एल्वियोलाई। तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज एक तो हमारा है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में ना। लंग्स का जो ब्रांचेस के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एंड पार्ट आता है डेट इज़ एल्वियोलाई। एंड सेकंड क्या है? ब्लड एंड टिश्यूज़, जहाँ सेल्स और टिश्यूज़ हैं उसमें ब्लड के बीच में। तो टिश्यूज़ एंड एल्वियोलाई ये हैं हमारी साइट्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। और एक्सचेंज किस प्रोसेस से होते हैं? प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है विच इज़ बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर का डिफरेंस है मेम्ब्रेन के दोनों साइड में, उसी के बेसिस पर हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगी। ओके, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। ठीक है, गैस कितना इजीली सॉल्युबल है, कितना इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सभी मेम्ब्रेन इक्वली अलाउ नहीं करेंगी ना स्पीड, तो मेम्ब्रेन की थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यानी एक तो कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, फिर हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एंड थर्ड इज़ द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। प्रेशर कैसे बनता है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, है ना, तो उसके अंदर हर गैस का अपना जो प्रेशर है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p। ऑक्सीजन के लिए PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में भी इनका पार्शियल प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर भी पार्शियल प्रेशर होगा। उसी प्रेशर के जो कॉन्सेंट्रेशन है कि कहाँ पर कितना है, उससे डिसाइड होगा मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हमको टेबल के अंदर दोनों का पार्शियल प्रेशर, दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, उसको स्टडी करते हैं और उससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं रेस्पिरेटरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर में इनका कितना प्रेशर है, एल्वियोलाई में कितना प्रेशर है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, बॉडी में ब्लड घूम कर कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके आया है, डीऑक्सीजनेटेड है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके प्रेशर का देखते हैं और मूवमेंट फिर आप बताइए कहाँ पर मूवमेंट होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीजन को। ओके, ऑक्सीजन को देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है एयर में? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 159 और एल्वियोलाई में है 104। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ होगी? हाई टू लो। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगी। ओके, उसके बाद एल्वियोलाई और ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी देखिए पार्शियल प्रेशर कितना है। एल्वियोलाई में था 104 और ब्लड में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40, तो बहुत कम है ना ब्लड में, तो इसीलिए ऑक्सीजन फिर एल्वियोलाई से फर्दर मूव करता है इनटू ब्लड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है 0.3 और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर है 40। इसका मतलब एल्वियोलाई में ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, सो उसकी मूवमेंट एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ होगी। एंड ब्लड के अंदर आ रहा है 45, एल्वियोलाई में है 40, तो ऑब्वियसली 45 से मूव करेगा टूवर्ड्स 40। ठीक है,
तो लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, हमने ब्रीद इन किया ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में एंड एल्वियोलाई से पहुंची ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो मूव कर रही है एल्वियोलाई से होते हुए बाहर एयर में रिलीज हो गई। ओके, ये तो लंग्स तक जो हो रहा है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या क्या हुआ इतना। अब ये जो ब्लड था हमारा ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सब टिश्यूज़ के पास। तो वहाँ पर एक्सचेंज कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 एंड टिश्यूज़ में प्रेशर है 40। सो 95 से कहाँ मूव करेगा, 40 की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी, यानी ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अब टिश्यूज़ में जाएगी। और टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 एंड ब्लड में है 40, सो वो मूव करेगा टुवर्ड्स ब्लड, यानी टिश्यूज़ और ब्लड में एक्सचेंज हुआ। सो जो हमारी टू साइड्स हैं ऑफ एक्सचेंज, एल्वियोलाई एंड नियर द टिश्यूज़, क्या हो रहा है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ रही है। और टिश्यूज़ के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेकर आए हैं, वो टिश्यूज़ में जा रही है, और टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड में आ रही है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई। और रीज़न क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो की तरफ मूव करना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब आपको क्लियर हो गया तो आप इसकी जो थ्योरी को जल्दी से समझ सकते हो। अब ये डायग्रामेटिकली भी दिखा रखा है। एल्वियोलाई कहाँ है, लंग्स का जो एंड में सैक्स होते हैं, है ना, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर और दोनों का इकट्ठा दिखाया है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। वहाँ से इंस्पायर्ड एयर यानी ऑक्सीजन अंदर आ रही है, एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो लंग्स की तरफ वेन जा रही है, ठीक है, रेड कलर से शो करा है, तो कैसा है बेटा, ऑक्सीजन लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी करा। ओके, अब टिश्यूज़ के पास आया तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने ले लिया। ओके, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर हो गया, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज ब्लड। ठीक है, आर्टरी और वेन्स क्या हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये सब ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वहाँ और एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन मूव कर रहा है ब्लड में। और दूसरा एक्सचेंज कहाँ हो रहा है हमारा, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। वहाँ पर ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड में आ रहा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के वजह से। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी, एक जो हमने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अफेक्ट करेगा, प्रेशर तो है, दूसरा सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इज़ हायर, 20 to 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ कर सकता है पर यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हमारी एल्वियोलाई की लेयर है, ब्लड वेसल की लेयर है ना, उन दोनों को पार करके ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर 2 लेयर्स नहीं है, कितनी लेयर्स हैं, 3। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हैज़ 3 लेयर्स। फर्स्ट कौन सी है, द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की लेयर हो गई। सेकेंड, एंडोथेलियम लेयर ऑफ कैपिलरीज, और उन दोनों के बीच में एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये 3 लेयर मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, डायग्राम में देखिए एक्सचेंज कहाँ पर होगा, ये जो येलो पोर्शन है ये क्या क्या दिया गया, ग्रीनिश कलर का, ये देखिए ऊपर क्या था बेटा, एल्वियोलर कैविटी। तो एक तो ये हमारी लेयर हो गई नंबर 1, ठीक है,
मेम्ब्रेन किसकी है, ये एल्वियोलाई की। दूसरा ये नंबर 2, ये मेम्ब्रेन किसकी है, ब्लड कैपिलरी की। और इन दोनों के बीच में ये जो येलो शेड में दिखाया गया है, ये है हमारा बेसमेंट मटेरियल। तो ये तीनों को पास करके एक्सचेंज होना है, ठीक है। चलिए, टोटल थिकनेस ये तीनों लेयर की मिलाकर टोटल थिकनेस कितनी है, इज़ लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम पड़ता है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल। हमारी बॉडी में 3 चीज़, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप है, दूसरा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, और तीसरा जो एरिया है, स्पेस है, सरफेस है, वो कंफर्टेबल है इजीली पास करने के लिए। तो फेवरेबल कंडीशंस आर देयर फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, फिर हम कह रहे हैं टिश्यूज़ में जाके होगा, और लंग्स से टिश्यूज़ तक कौन लेके जा रहा है, ब्लड। सो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ब्लड, ठीक है। एंड ब्लड में भी कौन लेके जाएगा, आरबीसीज। आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कुछ अमाउंट प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके भी जाता है, ओके। अलग अलग परसेंटेज है, दोनों का अलग अलग लिखना है, आपको पता होना चाहिए। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 97% ऑफ द ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, आरबीसीज, ठीक है। बाकी जो बचा 3% वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व्ड स्टेट में जाएगा। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, ओके। 97% आरबीसी कैरी कर रहे हैं, 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में आरबीसी कितना लेके जा रहे हैं, 20 to 25%, ओनली 20 to 25% इज कैरीड बाय आरबीसी। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय कार्बोनेट, ठीक है। बाय कार्बोनेट आयनिक फॉर्म में चलता है वो, और बाकी जो 7% बचा वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में जाता है इन प्लाज्मा, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 मेथड्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म में वो ट्रेवल करता है, ओके। चलिए, अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन कैसे कैरी करता है, हीमोग्लोबिन क्या है आपको पता है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन इज़ द प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ें हैं, ओके। और ये ऑक्सीजन के साथ जब अटैच हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अटैचमेंट रिवर्सिबल है, मींस जब वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ओके। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है एक टाइम पर, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कैसा करता है, प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उसको बाइंड करेगा या नहीं करेगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये भी अफेक्ट करते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने का जो प्रोसेस है उसको कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसका अपना प्रेशर, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाने को अफेक्ट करते हैं। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट आएगा या कितना बाइंड कर सकता है, तो उसको देखा कि पहले स्पीड बढ़ती है, धीरे धीरे स्पीड स्लो हो जाती है, सिग्मोइड एस शेप ग्राफ मिलता है, यानी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद और ज़्यादा उसका जो रेट है बाइंडिंग का वो नहीं होता, ठीक है। और ये जो कर्व बनता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये देखो ग्राफ ये आपको दिखाया गया है, नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है परसेंटेज सैचुरेशन यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग। तो जैसे जैसे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हाइड्रोजन भी बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, बट एक टाइम के बाद यहाँ पर आकर 100 के बाद मैक्सिमम लिमिट हो गई, अब
पार्शियल प्रेशर कितना भी इंक्रीज हो जाए, हीमोग्लोबिन उससे ज़्यादा बाइंडिंग नहीं कर सकता, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है, बाकी सब फैक्टर्स के अफेक्ट के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स को भी हम स्टडी करते हैं, आइसोलेशन में नहीं होता, एक फैक्टर काम नहीं करता, सब फैक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो सब कितना फेवरेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह पर एल्वियोलाई और टिश्यूज़ जो एक्सचेंज साइट हैं, वहाँ पर दोनों अपोजिट तरीके से काम होगा। एक जगह ऑक्सीजन ने ब्लड में अंदर आना है, एक जगह ऑक्सीजन को ब्लड से बाहर जाना है। यानी एक पॉइंट है जहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट होना है और दूसरा टिश्यूज़ वाली साइड पर डिटैच होना है। ठीक है, तो फैक्टर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये हमें हेल्प करते हैं। एल्वियोलाई में क्या होगा, देखो एल्वियोलाई के अंदर बाहर से जो हवा अंदर आई है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम है और लोअर टेम्परेचर है। हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाहर से जो हवा आई उसको अभी 37 में नहीं है, तो उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो है। तो ये सब फैक्टर्स आर फेवरेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी कम है, तो इस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इजीली अटैच हो सकती है। टिश्यूज़ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होना स्टार्ट करेगा, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। ठीक है, और वो इजीली टिश्यू में एंटर कर सकता है। और सेल्स के पास, टिश्यूज़ के पास टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली क्या है, हायर टेम्परेचर होता है और वहाँ पे आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो ये सब हेल्प करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो टिश्यूज़ के पास जो कंडीशंस हैं वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की बजाय उनसे हटने में हेल्प करती हैं और एल्वियोलाई में वो जॉइनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लंग सरफेस में अटैचमेंट हुई, बाउंड हुआ और टिश्यूज़ के पास जाके डिसोसिएशन होता है। अब कितना ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, एवरेज जो उसका काउंट है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। ठीक है, 100 ml ब्लड कितना लेके जाता है, 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। हो गया, ये है हमारा ऑक्सीजन के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया था हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ 25% जाता है और जब वो बाइंड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर क्या था, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, बाहर से जो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हाई है एल्वियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ देगा, उससे डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जा रही है, आयन के फॉर्म में, है ना, वो याद रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बना, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में। ठीक है, थोड़ा सा ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम हेल्प कर रहा है हमें कार्बन की आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बोनेट आयन बनाने के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और उससे आगे बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं। ओके, चलिए अब टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑलरेडी आप सब समझ चुके हो कि सेल्स के अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ से वो इजीली ब्लड में आ सकता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ओके, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है तो वहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन में काम होगा, ठीक है, और वो बाइकार्बोनेट आयंस जो पहुँचे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से जो ब्लड है टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कैरी करके लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। ओके, अब कितना कितना जाता है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी आ रही थी 5, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पहुंच रहा है 4। ओके, चलिए अब आ गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम कंटिन्यूस करते हैं, सो रहे हैं तब भी करते हैं, लेकिन क्या बॉडी में फिर भी कोई फैक्टर्स हैं या कोई दिमाग में कुछ ऐसी नसें हैं या कोई पॉइंट्स हैं जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी आपकी अगर हम भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है ना, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है, इस सब के लिए तो ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्रेन में सेंटर्स प्रेजेंट हैं, पॉइंट्स हैं। एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल, मेन प्राइमरी काम तो इसी का है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, नाम ही है रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन करना। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ब्रेन के मेडुला रीजन में। दूसरा सेंटर था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के पोन्स रीजन में, और ये मॉडरेट करने में हेल्प करता है कि रिदम को कभी कम ज़्यादा करना है तो ये काम करेगा, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल जाते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट को कम करने में हेल्प करते हैं। तीसरा एक है हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, और ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहे हैं तो ये सिग्नल देगा कि हमको ब्रीदिंग उस हिसाब से करनी है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रखना है नहीं, उसको बाहर रिलीज़ करना है। तो रेस्पिरेशन डीप करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें, वो कौन करवाएगा, कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है हमारे, जो हमारी आर्टरीज़ हैं आयोटा, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको मेजर कर सकते हैं। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना हो गया उसको कौन पता लगाए, ब्लड में घूम रहा है तो ब्लड के अंदर ही आर्टरीज़ में, ठीक है, स्पेसिफिकली कौन सी, एओर्टिक और कैरोटिड आर्टरी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो यहाँ से सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। अगर ज़्यादा है तो हमें डीप ब्रीथिंग करनी है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसको मेजर नहीं करता कि ऑक्सीजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसका लेवल अंदर ज़्यादा हो रहा है तो होना चाहिए, है ना, बट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक लिमिट के बाद, तो उसके सिग्नल जल्दी जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपका डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों के बारे में, डिजीज़। एक तो कॉमन आपको पता होगा अस्थमा, है ना, अस्थमा के अंदर एलर्जी की वजह से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकियोल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्पेस है हवा आने जाने की कम हो जाती है, और उसमें एक पर्टिकुलर व्हीजिंग साउंड भी आती रहती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पेस कम हो गई, व्हीजिंग आ रही है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। दूसरा है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के अंदर एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एल्वियोलाई ख़राब हो रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन का जो हमारी एक्सचेंज साइड है वो डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। और मेन रीज़न इसका क्या है, स्मोकिंग।
स्मोकिंग करने से आपने तो टीवी में भी कई बार ऐड्स देखे होंगे कि लंग्स के अंदर टार इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि लंग्स का जो कुछ एरिया है, एल्वियोलाई है, वो ख़राब हो जाते हैं, ब्रीदिंग नहीं कर सकते। तो इससे ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो सकता है और इसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा। थर्ड है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हम जॉब ऐसी कर रहे हैं, काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम कौन से हैं? जिसमें हमेशा धूल मिट्टी रहती है, तो बॉडी के अंदर सांस में हमेशा डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लाइक जहाँ पर कुछ ग्राइंडिंग हो रही है, स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है, या सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, सीमेंट कैरी करने का काम है, या बिल्डिंग मटेरियल जहाँ पे काम बन रही हैं, बिल्डिंग्स, हर समय धूल रहती है जहाँ पर, तो वहाँ पर। ठीक है, लंबे समय तक जब इस तरीके से रहते हैं तो हमारी बॉडी में, लंग्स में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, फिर वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर गांठें बन के और वो आगे एक जगह से दूसरी जगह जाना भी शुरू कर देते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए प्रिकॉशन के लिए जहाँ भी इस तरीके के काम होते हैं वहाँ पर मास्क पहनना, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना कंपलसरी होता है। ओके, चलिए, तो ये हो गए हमारे डिसऑर्डर्स के बारे में। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, चलिए।